नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम मेरा कभी सम्मान नहीं करती। माँ जी, आपसे कहा था कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ कि यह खीर देख लेना और ड्राई फ्रूट्स डाल देना। क्या कर रही थी आप? सारी खीर जला डाली। ध्यान कहाँ रहता है आपका? हद होती है लापरवाही की। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पापा जी आपको डांटते रहते हैं। हद होती है लापरवाही की। जब देखो कोई न कोई काम गड़बड़ करती रहती हो। अक्ल है कि नहीं? एक काम भी आपसे सही नहीं होता और एक काम आपको बता दो तो आप मेरा जीना हराम कर देती हैं। इससे तो अच्छा आपसे किसी भी काम के लिए कहूँ ही ना। सारी खीर जल गई, किसी के भी खाने लायक नहीं है। सारी की सारी फेंकनी पड़ेगी। नंदा जी अपनी बहू सीमा की कड़वी बातें सुनकर अपमान का घूंट पीकर रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनका दिल चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारे, परंतु ऐसा कर भी नहीं सकती थी। उनका बेटा अमित विदेश में जॉब करता था। अभी बेटा अकेला ही विदेश गया है, जल्दी ही बहू को भी अपने साथ ले जाएगा। सीमा एक तेज तर्रार लड़की थी। सीमा कभी अपने मायके चली जाती तो कभी ससुराल आ जाती। उनके बेटे की शादी को 2 साल हो चुके थे, परंतु अभी तक उनके कोई बच्चा नहीं था। अमित की एक बड़ी बहन भी रीना, अमित से पहले ही रीना की शादी भी हो चुकी थी और वह चेन्नई में ही रहती थी। बेटी साल में एक ही बार घर आती है। सीमा जब भी अपने सास ससुर के घर आती तभी अपनी सास पर रौब जमाती थी, क्योंकि सुनंदा जी बहुत सीधी सादी महिला थी। वह अपनी सास को बात बात पर ताने देती थी। सुनंदा जी उसकी सभी बातें चुपचाप सुन लिया करती थी, क्योंकि उनके पति प्रभाकर जी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और उनको बात बात पर डांटते रहते थे। जब सीमा ने देखा कि उसकी सास को ससुर जी हमेशा डांट पड़ती रहती है, तो वह भी उनके ऊपर हावी हो गई। उसने अपनी सास को सम्मान देना कम कर दिया। सुनंदा जी अंदर ही घुटती जा रही थी। अब उनसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। वह अब बीमार रहने लगी थी, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन किसी बात पर प्रभाकर जी ने उन्हें डांट दिया। वे तो डांट कर अपने ऑफिस चले गए, परंतु यह बात सुनंदा जी के दिल में घर कर गई। घर में कोई भी नहीं था। बहू भी अपने मायके गई हुई थी। सुनंदा जी घर में बिल्कुल अकेली थी। वह किसी काम से घर से बाहर निकली तो गली में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। खुद के ही नर्सिंग होम में ड्यूटी करते हुए कुछ माह की नवविवाहित डॉक्टर निक्की ने अपने पति डॉक्टर रवि को उनकी लापरवाही के लिए लंच के दौरान मीठा सा ताना मारते हुए कहा, एक आप हैं रूखे सूखे व्यवहार वाले, कुछ सीखिए ना हमारे अस्पताल में भर्ती सुनंदा आंटी के पति प्रभाकर अंकल से। कौन? जो अल्जाइमर की पेशेंट है। वो हमारे हॉस्पिटल की सबसे पुरानी पेशेंट है। थोड़ी दूरी पर ही रहती हैं, अक्सर यहीं इलाज होता है। उनका बेटा विदेश में है और बेटी चेन्नई में। रवि ने निक्की को उनके बारे में बताते हुए कहा, हाँ रवि अंकल जी बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं उनका। सच कहूँ तो बड़ा ही अच्छा और रोमांटिक व्यवहार है उनका अपनी पत्नी के साथ। अक्सर राउंड लेते समय देखती हूँ उन्हें कैसे दिन रात एक किए हैं। दिल खुश हो जाता है उनका प्यार देखकर। सुना है वो भी RS ले चुके हैं अपनी पत्नी की सेवा के लिए। भाई बुढ़ापे में इस तरह का प्रेम तो बहुत कम देखा है मैंने। जीवन साथी के लिए पूरे हॉस्पिटल में उन्हीं की बात हुआ करती है। उनकी देखभाल और प्यार के चर्चे तो अब आम हो चले हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई वो एक उदाहरण रख रहे हैं कपल गोल का। अच्छी बात है। पत्नियों को तो पति का ध्यान रखते अक्सर देखा है, पर पत्नी के लिए इस उम्र में उनका समर्पण देखने लायक है। निक्की, रवि न्यू ईयर की छोटी सी पार्टी तो हम भी पेशेंट्स को देंगे। क्यों ना हम भी प्रभाकर जी को कुछ टिप्स लें। क्या पता कल हम भी आइडियल कपल बन जाएं। हाँ निक्की, 1 घंटे में हॉल में अटेंडेंस और पेशेंट्स को भी घर का फील जाएगा और ज्वाइन करेंगे और अपनी बीमारियां भी कुछ टाइम के लिए सब भूल जाएंगे। रवि प्रभाकर अंकल को भी स्पेशली बुलाना कुछ शेयर करने को। निक्की ने कहा, ओके। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा,
और साल का सबसे सर्द आखिरी दिन अस्पताल का सबसे खूबसूरत दिन बनने की ओर बढ़ चला। हॉस्पिटल का हॉल गुब्बारों से सजा था। कॉफ़ी और हल्के फुल्के नाश्ते का इंतजाम और हवा में तैरते पुराने सदाबहार गानों की हल्की झुर्रियाँ ने अस्पताल को कुछ देर के लिए घर के एहसास में बदल दिया। जो मरीज आने में सक्षम थे वो आकर सीट पर बैठ चुके थे और थोड़ी देर में प्रभाकर जी भी सुनंदा जी के हाथों में हाथ डालकर उन्हें सहारा देते हुए आए तो सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। डॉक्टर दंपति ने सभी को नववर्ष की बधाई और सबसे उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। फिर सबसे बुजुर्ग दंपति वहीं दोनों थे तो उन्होंने सुनंदा जी और प्रभाकर जी को बुके देकर उनसे अनुरोध किया कि वह अपने दोनों के विषय में कुछ बताएं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के हर कर्मचारी को स्वयं उन दोनों की नज़र में वो आदर्श दंपति के हर मानक पर खरे उतरते थे। प्रभाकर जी ने स्नेह सबको अभिवादन किया और एक प्रेम भरी दृष्टि अपनी पत्नी की ओर डाली। नंदा जी सफ़ेद बॉब कट बालों में, ऊनी ड्रेस में और लाल जैकेट में किसी मासूम गुड़िया सी दिख रही थी। उनके चौड़े से सांवले सलोने माथे पर बड़ी सी बिंदी यूं लग रही थी मानो अंधेरे को चीर कर बाल सूर्य उदित हो रहा है। उपस्थित लोग उनसे कपाल गोल्स लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभाकर जी ने अपनी खुशनुमा पर गंभीर आवाज़ में सभी को नव वर्ष की बधाई देने के बाद मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, मुझे बोलने का मौका देने का बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों। पहले मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे आप सब लोग आज मुझे देख रहे हैं। घर और घर वालों को बेहद अनुशासन में रखने वाला इस सब में सबसे ज़्यादा ज्यादती की तो अपनी पत्नी के साथ। बच्चे लायक होकर अपने रास्ते चले गए पर मैं वहीं रहा। सुनंदा की तकलीफ़ों से तो मेरा परिचय ही नहीं था, ना ही मुझे कभी इसका एहसास हुआ, ना ही उसने कभी कुछ बताया। मेरा ध्यान बस मशीनी सुविधाओं तक सीमित रहा। एक दिन मैंने उसकी लापरवाही पर उसे डपट दिया, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? बहुओं दामाद वाली हो गई हो पर रही उतनी ही धीमी और लापरवाह। कड़क शब्दों में लगाई गई फटकार उनका दिल बुरी तरह चीरे दे रही थी। उत्तम में सुनंदा का आंसुओं भरा भीगा और अपमानित चेहरा लाल पड़ चुका था। आंखों में एक डर प्रतीत हो रहा था। चेहरे की हवाइयाँ तक उड़ गई थी। एक डॉक्यूमेंट को दे रखकर भूलने और उसके फोटोकॉपी के लिए अपमानित कर मैं ऑफिस निकल गया। पर उस दिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अजीब सी बेचैनी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। ना जाने क्यों घबराहट बढ़ी जा रही थी। दिल की धड़कनें तेज़ दौड़ रही थी कि तभी मुझे पड़ोस के एक जान पहचान के दुकानदार का फ़ोन आया। भाई साहब, भाभी जी का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर मैं हड़बड़ा गया और भागा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये कैसे हो गया। पड़ोसियों ने उन्हें यहाँ भर्ती करवाया। जब मैं आया तब तक प्राथमिक उपचार भी शुरू हो चुका था। ग्लूकोज उनकी नसों में जीवन बनकर घुल रहा था। हॉस्पिटल के बेड पर अपनी पत्नी को अधमरी हालत में देखकर मैं बेचैन हो उठा। मैं उनके होश आने की प्रतीक्षा करता हुआ वेटिंग एरिया में बैठ गया। पेशेंट को होश आ गया ये जानकर जब इन्हें मिलने गया, पर उन्हें अपनी ओर अजनबियों की तरह आंखें फाड़कर ताकते पाया तो कुछ सहम सा गया। मेरी पत्नी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम कभी सात पैरों के बंधन में बंधे ही नहीं। नंदा, अब कैसी हो? अपनी आवाज़ को भरसक मुलायम बनाते हुए कहा, मगर उसकी आंखों में पहचान के चिन्ह ना पाकर मायूस हो गया। मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। नर्स ने मुझे बाहर जाकर आराम से बैठने को कह दिया। व्यवस्थित हृदय से मैं सीधे डॉक्टर के पास अपनी पत्नी का हाल बताने पहुंचा। डॉक्टर साहब ने मुझे सुनंदा के मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए उनके पुराने इलाज के पर्चे मांगे। घर जाने पर वो मुझे मेज़ की दराज में ही मिल गए। उसी में मिली उनकी डायरी और टुकड़े टुकड़े में बटी हुई पीड़ा। उसे मैंने जेब में रख लिया।
अस्पताल में समय काटने का वही एकमात्र सहारा जो थी। सुनंदा ना सही, अभी उसकी डायरी ही सही। मैं उसकी डायरी से ही बातें कर लूँगा, जिसमें कहीं उसने लिखा था कि अगले जन्म में मुझे मेरे पति ही मिले, जो मेरे हमसफ़र, मेरे जीवन साथी, मेरा जीवन है। मैं मानती हूँ थोड़े अकड़ू हैं, लेकिन मुझे प्यार भी तो बहुत करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। लेकिन मुझे उनकी एक बात पसंद आती, जब मुझे कभी बहू के सामने डांट लगाते तो इसी कारण बहू भी मुझे सम्मान नहीं देती। बस यही एक बात है जिसकी मुझे उनसे शिकायत है, नहीं तो वो मेरे दिल पर राज करते हैं। लेकिन मुझे भी मरते दम तक इंतज़ार रहेगा, कभी न कभी तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी यह कमी पूरी हो जाएगी। बच्चे तो अपने अपने रास्ते चले गए हैं, जिन्हें मैंने अपनी कोख में रखा वही साथ छोड़कर चले गए, परंतु मेरे पति ही मेरे साथ हैं। मैं बस यही सोचकर मन हल्का कर लेती हूँ। मेरे पति ने 7 फेरों के समय जो वचन लिया था वो निभाया है। काम के चलते व्यस्त रहते हैं तो क्या है, तो मेरे साथ ही। हे मेरे प्रभु, अगले जन्म में मुझे मेरे पति ही मिले, बल्कि हर जन्म में मुझे मेरे पति मिले। उफ, उसकी अनुपस्थिति में वो डायरी बोल रही थी। उस डायरी में लिखा एक एक शब्द मुझे अंदर तक झिंझोड़ रहा था और मैं उसे पढ़ते हुए सुन रहा था। उसमें लिखे एक एक शब्द मेरे कानों में नंदा की आवाज़ बनकर गूंज रहे थे। डॉक्टर साहब ने उन्हें जांचों के पुख्ता आधार पर बताया कि आपकी पत्नी कुछ समय से अल्जाइमर की समस्या से जूझ रही हैं। मैं हैरान था जब मुझे पता चला कि मेरी नंदा इतनी बीमार है। मैं अवाक रह गया, खुद पर उसके इस तरह भूलने पर डांटना। तभी वह हमेशा खामोश रहती, उफ तक न करती, अपनी बीमारी का कभी बताया तक नहीं, और ना ही कभी बेहोश होने की मुझे तो भनक भी नहीं लगी। ये सब पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुरंत खड़ा हुआ और अपनी सुनंदा को दूर से ही निहारने की कोशिश में लग गया। उसका चेहरा देखकर मेरे दिल को शांति प्राप्त हुई। फिर जब भी कुछ देर के लिए घर जाता तो मेरी कमाई का भाएं भाएं करता घर और सारी बेजान महंगी मशीनें मेरा मजाक उड़ाने लगती। घर की जान तो मेरी पत्नी ही थी। एक उसकी अनुपस्थिति से जब कितना सूना और डरावना हो गया था। रसोई घर और कमरे अपनी मालकिन के बिना अनाथ लग रहे थे, मानो घर की दीवार, घर की हर एक चीज़ नंदा को पुकार रही हो। हर चीज़ आज निर्भरता से घबराहट हो रही थी। मैं चूड़ियों और पायल की आवाज़ को खो रहा था। हमेशा खामोश रहने वाली मेरी पत्नी की आज एक आवाज़ सुनने को मैं तरस उठा था। मेरा घर मेरी नंदा से ही उजागर था। क्या करूं इन 4 दीवारी का, क्या करूं इस मैनेजमेंट का जो मैंने आज तक अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करके बनाया है। क्या करूं इस पैसे का जिसको खर्च करने वाली ही ना हो। उफ, अगर सुनंदा को कुछ हो गया तो जीऊँगा कैसे और किसके सहारे अपना जीवन जीऊँगा। शादी से अब तक के साथ गुजारे हुए एक एक लम्हे को ताज़ा करता जा रहा था। मेरे स्वास्थ्य की परवाह करने वाली के देखभाल का ही नतीजा था कि मैं 55 की उम्र में 45 से अधिक का न लगता था। मैं उसके प्रति इतना लापरवाह कैसे हो गया था, यही सब सोच मेरे दिमाग में टकरा रही थी। बच्चे तो फ़ोन और वीडियो कॉल से अपने कर्तव्य पूरे कर रहे थे। ये चैन से सो रही थी और मैं नींद से आज जागा था। अब घबराहट हो रही थी उसके बिना कि अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करूँगा। रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि उसके आराध्य लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना करूँगा। पहले तो मुझे ये सब व्यर्थ लगता था, पर सुबह जल्दी उठा तो लड्डू गोपाल को स्नान करवाकर वैसे ही तैयार किया जैसे वो करती थी। अब नंदा को कुछ होश आने लगी थी। वो मुझे पूजा का तिलक लगाए देखकर मुस्कुराई भी। 2 दिन बाद उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आज मैंने अपने शर्मीले स्वभाव को पीछे छोड़कर अपने अनगढ़ हाथों से खुद उसके बाल संवारे, बिंदी लगाई और चूड़ियाँ हाथों में पहना दी।
जब उसकी मांग में सिंदूर लगाकर उसके पास फूल रखे और उसके बालों में फूल लगाए तो उसकी आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। फिर थोड़ी देर और सोने के बाद जब उसने मुझे पहचाना तो एक अजीब सा सुकून मिला जिसने मुझे अंदर तक ठंडा कर दिया। उसके शांत चेहरे में कभी मुझे बेटे की झलक मिलती तो कभी बेटे की। हाँ, उसमें ही मैं और मेरा परिवार बसता था, उसमें ही मेरा जीवन बसता था। उसके बिना मैं अधूरा अधूरा। उसकी दवाओं की महक अब मुझे बुरी नहीं लगती। उसके खोने के ख्याल से मैं घबरा जाता। मैं उसकी परछाई बन चुका था और धीरे धीरे उसे मौत से छीन जिंदगी में लौटा लाया। धीरे धीरे हमें इनके साथ दवाओं की महक से भी इश्क हो गया, हॉस्पिटल से बेड से भी प्यार हो गया। उसके जितने भी दुख थे अब खुद में लेना चाहता था और दुनिया की हर एक खुशी उसकी झोली में डालना चाहता था। उन्होंने हंस के कहा, तब से साए बने हैं एक दूजे के। उसने मेडिकल ग्राउंड पर मुझे रिटायरमेंट भी मिल गया। शायद उसे मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, पर अब ग्रह लक्ष्मी मेरे साथ है। उसी दिन शाम को मैं खुद अपनी पसंद की पायल लाया और उनके पैरों में पहना कर कहा, मुझे हर उस आवाज़ से प्यार हो गया है जो घर में तुम्हारे होने का एहसास कराती हो। तुम अब ऐसे कभी मत सोना। तुम सोती हो तो घर में सूनापन छा जाता है। तुम सही कहती थी, ये चूड़ियाँ, पायल, ये पूजा की घंटी मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती हैं कि मेरी मकान को घर उसकी मालकिन ही बनाती है। जो बात तुम कहकर ना समझ पाई, जो एहसास कभी मुझसे बात करके ना करा पाई, वह तुम्हारी बेहोशी ने बता दी। तुम्हारी बेहोशी ने मुझे होश में ला दिया। और उसने जवाब में मुस्कुराकर मेरे हाथों में अपना हाथ रख दिया। मेरा घर अब फिर चहकने लगा था। उसकी उपस्थिति में उसकी कद्र अब मैं सीख गया था। उसका एहसास अब मेरे दिल में था। मेरे दिल में मेरी नंदा का सम्मान और बढ़ गया था। ये सब बातें सुनकर हॉल में जमा सभी लोगों की आंखों में पानी आ गया और सुनंदा भी रोने लगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि और निक्की की आंखें भी भर आईं। प्रभाकर अंकल जी ने नंदा को सीने से लगा लिया। पूरा हॉल उनका प्यार सम्मान देखकर ऐसे ही जीवन साथी की कामना करने लगा। निक्की रवि को हाथ मारकर बोली, मुझे तो प्रभाकर अंकल जैसा प्यार चाहिए। तो रवि भी मुस्कुराकर बोला, और मुझे नंदा आंटी जैसा। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी प्रभाकर जी और नंदा जी की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।